नमस्कार दोस्तों, यह है राज कंप्यूटर बैतूल और हम लोग जनवरी वाले एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं और आज हमारे पास 30 नंबर का वीडियो हम लेकर आ गए हैं, है ना। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप लोग जल्दी जल्दी अच्छा नोट्स तैयार करिए और पढ़ते रहिए, ठीक है ना। वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन जो है वो तो हम लोग लेकर आ ही रहे हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि एक क्वेश्चन में जितना ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँ, जितने ज्यादा क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में कवर कर पाऊँ, वैसे हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। तो आप लोग उसके नोट्स भी बनाते चलिए, है ना। ये कोर्सेज है हमारे पास जो आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। उस पे हम लोग फ्री टेस्ट जो है उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं और हो जाएंगे जल्दी, ठीक है। चलिए, इन कोर्सेज की जानकारी आप लोग के पास में है ही, है ना। ये मॉक टेस्ट है जो भी चल रहे हैं, इसको ले लेना, है ना। इस पे टोटल 20 टेस्ट आप लोग को मिलने वाले हैं और उसमें हिंदी इंग्लिश के 10 है और बाकी हिंदी के 10, है ना। और जो बात हिंदी इंग्लिश वाले हैं टोटल 75 नंबर के, मतलब जैसा एग्जाम होता है बिल्कुल वैसा का वैसा टेस्ट वाला है। इसमें आपको एमसीक्यू मिलते हैं टॉपिक वाइज और साथ ही ये टेस्ट सीरीज की इसकी मिलती है। इन दोनों की वैलिडिटी है आपके पास जनवरी वाले एग्जाम के लिए। ये वाला जो टेस्ट कोर्स है ये मार्च तक के एग्जाम के लिए वैलिड है और इसे मार्च के अपडेट भी इसमें दे दिए जाएंगे। जनवरी के अपडेट उसमें चल रहे हैं, है ना। और इसकी वैलिडिटी मार्च के एग्जाम तक के होने वाली है ना। तो अगर मार्च के एग्जाम को भी देख रहा है तो इसको दे सकता है, मार्च एग्जाम में भी आ जाएगा। आज का पहला प्रश्न है, हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सर्वर एवं कार्य स्थानों के मध्य संपर्क स्थापित करवाता है। सर्वर के और कार्य स्थानों के लिए, है ना। विच इज ऑफ द दीज एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन सर्वर एंड वर्क स्टेशन, है ना। हमारे पास में है इंटर स्पेस, बैकबोन, टर्मिनल एक्सेस पॉइंट और गेटवे, है ना। तो हम जब भी कनेक्ट करते हैं किसको, सर्वर को और हमारा कार्य क्षेत्र मतलब जहां पर हमारे कंप्यूटर लगे हैं वहां पर, है ना। इन दोनों को अगर हमको चलाना है और इनके बीच में कम्युनिकेशन अगर स्थापित करना है तो हम लोग को जिस चीज की जरूरत पड़ती है वह है टर्मिनल एक्सेस पॉइंट, है ना। टर्मिनल एक्सेस पॉइंट जो होते हैं यहीं पर हम नोड का यूज करते हैं और फिर हमारे हिसाब से हम लोग कनेक्टिविटी को स्थापित करते हैं। याद रखना नेटवर्क का क्वेश्चन हमारे पास में ये होने वाला। निम्न में से कौन सा विकल्प लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट के बीच बैरियर के रूप में काम करता है ना। बैरियर मतलब क्या होता है भैया, नाका या वहां से गेटवे बना हुआ है ना, दोनों के बीच में काम करने वाला है। कहां पर, लोकल एरिया नेटवर्क की बात हो रही है, मतलब लैन की बात हो रही है। हमारे पास में एसक्यूएल इंजेक्शन, हैशिंग, फायरवॉल और क्रॉस सर्वर स्क्रिप्टिंग। तो यहाँ पर जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है और हमारा इंटरनेट होता है ना, इसके बीच में जो बैरियर का काम करता है, बैरियर मतलब कि बिना जांच करे वो हमारे नेटवर्क में प्रवेश नहीं करने देगा, किसको, अनऑथराइज्ड पर्संस, और डाटा की भी थोड़ी सी रोकथाम करता है। तो किसके द्वारा संभव है, तो वो संभव है फायरवॉल के द्वारा, है ना। हमारे जो पीसी होते हैं इसमें हम फायरवॉल को ऑन रखते हैं ताकि हम लोग इस तरीके के अटैक से बच पाए। निम्न में से कौन सा आमतौर पर पैकेट को अग्रेसित करने के लिए आईपी एड्रेस का उपयोग करता है ना। मतलब पैकेट जो है हमारे पास में, है ना। पैकेट आप लोग को पता ही है कि नेटवर्क में जब भी डाटा ट्रेवल करता है, डाटा ट्रांसमिट होता है तो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में ही वो जाता है ना। पैकेट्स में बांटेगा कौन, तो बांटेगा टीसीपी, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, है ना, ये बांटेगा। तो उन पैकेट्स को अग्रेसित मतलब आगे भिजवाने के लिए, है ना, आईपी एड्रेस की जरूरत हम लोग को पड़ने वाली है। तो आगे भिजवाने के लिए आईपी एड्रेस का उपयोग करता है और इस प्रकार नेटवर्क को अलग अलग प्रोटोकॉल में जाने की अनुमति देता है ना। तो ये कौन करेगा, हमारे पास में है ब्रिज, हब, राउटर और स्विच है। देखिए ब्रिज का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो ब्रिज का उपयोग नेटवर्क जो होता है, अगर बहुत बड़ा नेटवर्क है तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के लिए, ताकि लंबा डाटा ट्रेवल नहीं कर पाए, है ना। ब्रिज, नॉर्मल ब्रिज भी आपने देखे होंगे सड़कों पर बने रहते हैं। अगर ब्रिज नहीं होगा तो लंबा रास्ता तय करके हम लोग को जाना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग ब्रिज लगा देते हैं। तो ब्रिज क्या करता है, नेटवर्क के बड़े बड़े हिस्से होंगे तो उसको छोटे छोटे हिस्से बांटने के लिए, या फिर छोटे छोटे अगर हिस्से हैं तो उनको मिलाकर एक बड़ा हिस्सा तैयार करने के लिए भी हम लोग ब्रिज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ब्रिज पे हम लोग सिक्योर मतलब ब्रिज को कॉन्फ़िगर नहीं किया जा सकता, मतलब कुछ सिक्योरिटी नहीं होती है ना। आप लोग भी जाते होंगे गलियों के ब्रिज में, कुछ सिक्योरिटी होती नहीं है। जैसे नेटवर्क में जो ब्रिज लगाया जाता है इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया जाता। फिर हमारे पास हब है, तो हब का यूज हम लेन में करते हैं, है ना, कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए,
अच्छा, याद रखना कि जो हब है इसको हम कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। इसमें से कोई भी डाटा कहीं से भी जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसके बारे में हम जानकारी नहीं रख सकते। बस बेसिकली क्या करता है, आपस में कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। स्विच क्या है? तो स्विच जो हब है, हब का अपडेटेड वर्ज़न बोल लीजिए आप। स्विच में क्या होगा, स्विच को हम लोग कॉन्फ़िगर कर पाते हैं, मतलब जहाँ हमको डाटा भेजना है, हम उसी कंप्यूटर पे डाटा भेज सकते हैं। बाकी जो उस पे कनेक्ट होंगे कंप्यूटर, उनको पता भी नहीं चलेगा कि उसको डाटा भेजा गया है ना? इस तरीके से इसका यूज़ क्या है, कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, इसका यूज़ भी कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए। दोनों में अंतर क्या है? इसको कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब बचा हमारे प्रश्न का उत्तर, तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या है? ये है राउटर। डाटा को पैकेट्स के रूप में बांटने का काम टीसीपी का हो गया, और नेटवर्क में अलग अलग रास्तों से भेजने का कार्य किसका है? राउटर का है। और किसके आधार पर भेजेगा वो? क्योंकि इन पैकेट्स के ऊपर क्या लगे होंगे? आईपी एड्रेस। तो जहां का एड्रेस मिलेगा वहां पर वो उसको भेजते हुए चलेगा। रास्ते का चुनाव ये खुद ही करने वाला, किस रास्ते से भेजना है वो काम राउटर का है ना। तो ये जो प्रोसेस है क्या कहलाती है? ये प्रोसेस कहलाती है राउटिंग प्रोसेस। कौन सी टोपोलॉजी लीनियर बस और स्टार टोपोलॉजी की विशेषताओं से जुड़ी है? मतलब बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी, जब इन दोनों टोपोलॉजी को हम लोग क्या करेंगे? मिला देंगे, तो कौन सी टोपोलॉजी बनती है? बस यही प्रश्न है। हमारे पास में बस, बस तो यहाँ पर खुद ही है, स्टार, स्टार भी यहाँ खुद ही है ना। हम समझ लेते हैं बस को। बस एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें एक लंबा वायर होता है मोटा सा, और इसमें जोड़ जोड़ के हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर को कनेक्ट करते चलते हैं। बस टोपोलॉजी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ पे हमको हाई फ्रीक्वेंसी रेट चाहिए, मतलब डाटा ट्रांसफर की दर अधिक चाहिए, है ना। और कैसे चाहिए? अल्पकालीन, मतलब थोड़े समय के लिए चाहिए, बहुत लंबे समय के लिए हमको ये टोपोलॉजी की जरूरत नहीं है। तो थोड़े समय के लिए हाई स्पीड की फ्रीक्वेंसी रेट अगर चाहिए, तो वहां पर हम बस टोपोलॉजी का निर्माण करते हैं, है ना। लेकिन इसकी खामी ये है कि अगर कोई कंप्यूटर खराब हो जाएगा तो हमको पता नहीं चलता। और सारा कुछ जो दारोमदार है, जो भी डिपेंडेंसी है, किस पे है? इस केबल पे है। अगर ये केबल खराब हुआ तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा। स्टार टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें सारे कंप्यूटर एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर, या हम कहते हैं उसको हब, से जुड़े हुए रहते हैं, है ना। तो जो भी डाटा जाएगा कहाँ से? उस हब से होते हुए जाता है। तो ये अगर हब खराब हो गया तब ये पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा, है ना। तो वहां पर ये थोड़ी सी दिक्कत रहती है। पर इसमें नए कंप्यूटर को लगाना और निकालना बड़ा आसान है ना। हम लगा सकते, निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं आती है नेट। फिर हमारे पास में मेश टोपोलॉजी। तो मेश टोपोलॉजी जो होती है, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी लेकर आती है। मतलब इसमें जितने भी कंप्यूटर होते हैं, सारे कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर है उन सबसे कनेक्टेड होते हैं। मान लो हमारे इस टोपोलॉजी में 10 कंप्यूटर है, तो जो एक, मान लो इसमें एक कंप्यूटर होगा ना, ये हमेशा कितने 9 कंप्यूटर से डायरेक्ट जुड़ा रहेगा। मतलब हर एक कंप्यूटर नेटवर्क में बचे वाले 9 कंप्यूटर से डायरेक्ट जुड़ा, है ना। और ये बहुत ज्यादा महंगी होती है और बहुत लंबी दूरी के लिए इसका यूज किया जाता है। अब हमारे पास में है कि हम जब दो टोपोलॉजी को जोड़ते हैं, एक बस होगी और एक स्टार होगी, तब वो निर्माण किसका करती है? वो करती है ट्री का, है ना। ये बस टोपोलॉजी आपने देख ली, है ना। स्टार टोपोलॉजी कैसी होती है? एक हब होगा और उसमें क्या होंगे? इस तरीके से कंप्यूटर आपस में जुड़े होंगे। तो इसी बस में हमने क्या किया? कंप्यूटर यहाँ पर जोड़ दिया, जैसे ये इसको आगे बढ़ाया, इसे हमने यहाँ पे जोड़ दिया, क्या? एक हब जोड़ दिया, और इससे हमने फिर जितने लगे उतने यहाँ पर कंप्यूटर जोड़ दिए, तो बस भी हो गई, और आपका क्या हो गया? आपका यहाँ पर स्टार भी हो गया। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एक ट्री बनेगा। ठीक। वैन के लिए कौन सा उदाहरण है? मतलब वैन के लिए इसमें उदाहरण हमको ढूंढना है, कौन सा उदाहरण है कि वैन के लिए काम में आए। हमारे पास में इथरनेट है, होम नेटवर्क है, कैंपस नेटवर्क है, और ब्लूटूथ नेटवर्क, है ना। ब्लूटूथ नेटवर्क कैसा है? ये तो एक वायरलेस नेटवर्क हो गया, और ये कैसा है? ये वायरलेस नहीं है ना। इसमें वायरलेस की बात हो रही है, और इसकी दूरी भी कैसी है? सिर्फ 10 मीटर होती है। जबकि वैन कैसा है? बहुत बड़ा है, वैश्विक स्तर पे है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैंपस एरिया की भी अगर हम बात करें, तो कैंपस एरिया मतलब एक कॉलेज, बड़े कॉलेज का कोई कैंपस है, उसके अंदर अंदर कोई नेटवर्क चल रहा है, तो वो भी हमारे काम का है क्या? नहीं, वो भी वैन के काम नहीं आएगा, क्योंकि इसका दायरा कैसा है? सीमित है। फिर हमारे पास में क्या है? होम नेटवर्क है। तो होम नेटवर्क जैसा हम नेटवर्क नहीं पढ़ते, हाँ होम ग्रुप जरूर पढ़ते हैं, है ना। जब नेटवर्क हम तैयार करते हैं उसमें होम ग्रुप हम जरूर बनाते हैं, वहां पर पढ़ते हैं। फिर हमारे पास इथरनेट है। इथरनेट क्या है? ये बनाएगी आपका लैन। इथरनेट मतलब क्या हो गया? ये है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क।
तो लोकल एरिया नेटवर्क को ही आपस में जोड़कर हम लोग निर्माण कर सकते हैं किसका, वैन, है ना। कि वैन के निर्माण में जो सबसे छोटी इकाई हमारे पास में है वो कौन सी है, वो लैन है या फिर हमारे पास ईथरनेट है, इसको आप याद रखें। ठीक है, बस इतना सा है कि स्क्वायर ईथरनेट को हम क्या बोलते हैं, लैन बोलते हैं, ये भी आप याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा वैन हार्डवेयर के लिए आवश्यक है ना, कौन सा वैन हार्डवेयर के लिए आवश्यक है, वाइड एरिया नेटवर्क के लिए कौन से हार्डवेयर की हमको जरूरत पड़ने वाली। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे ब्रिज है, स्विच है, फायरवॉल है और राउटर। तो किसकी जरूरत हमको पड़ेगी, जब वाइड एरिया नेटवर्क हम लोग बनाते हैं तो ब्रिज हमारे पास में एक ही नेटवर्क में है, स्विच जो है स्विच भी हमारे पास लैन में तैयार करेंगे हम, वहां पर भी स्विच की जरूरत पड़ने वाली है। राउटर और फायरवॉल तो आपको बताया, ये हमारे पास में मतलब अनऑथेंटिकेट जो प्रवेश है उसको रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है। राउटर जो होता है तो राउटर का यूज किया जाता है किसके निर्माण में, वैन के निर्माण, है ना। अगर राउटर का यूज हम कहाँ कर रहे हैं, जब हमारे पास कंप्यूटर की संख्या बहुत ज्यादा, वहां पर हम लोग यूज करते हैं किसका, राउटर का, क्योंकि यही क्या करेगा, डाटा को अलग अलग रास्ते से भेजेगा, डाटा की फिल्टरिंग करेगा। जब भी हमको हमारे नेटवर्क को बहुत बड़ा बनाना हो तो हमको राउटर की जरूरत यहाँ पर पड़ती है, और बहुत बड़ा जो नेटवर्क है वो कहलाता है हमारे पास में वैन, ये भी आप याद रखें। फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से खालिस्तान द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है ना। अब हमारे पास फाइलें हैं, उसको इंटरनेट के माध्यम से हमको क्या करना, सुरक्षित रूप से क्या करना है, स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, सारे के सारे प्रोटोकॉल है। तो कौन सा प्रोटोकॉल है जो हमको फाइल सेंड करने में, है ना, ये फाइल को ट्रांसफर करने में मदद करने वाला है। तो हमारा पहले ही वाला है क्या, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यही क्या है, इसका आंसर भी है। TCP/IP क्या है, तो ये हमारे पास डाटा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है ना। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल क्या करता है, ये डाटा को पैकेट स्विचिंग करेगा, छोटे छोटे हिस्सों में बांटेगा और यहाँ पे एड्रेस रखते चलेगा। SMTP जो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या करता है, तो ये ईमेल को हमको ईमेल के लिए हमारे को ये जरूरत इसकी पड़ने वाली है, ये याद रखें। फिर हमारे पास है HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका यूज हम कहाँ करेंगे, इसका यूज करते हैं हम वेब पेज, मतलब वेब पर करते हैं, www पर करते हैं। नई असंबंधित प्राप्तकर्ताओं को समान मेल किसके अधीन पर प्रसारित किया जाता है ना। हमारे से क्या बोल रहा है, ब्रॉडकास्टिंग अ मेल टू मल्टीपल अनरिलेटेड रिसिप्ट्स इन यूजुअली डन अंडर, मतलब कि मल्टीपल अनरिलेटेड मतलब आपस में वो संबंधित नहीं है, क्या बोल रहा है, वो असंबंधित है, बहुत सारे क्या है, यूजर है ना, और उनको आपको मेल भेजना है। तो आप किस तरीके से भेज सकते हो, तो जब भी आपस में संबंधित नहीं है, परिचित नहीं है, तो हम अगर किसी को भेज रहे हैं, कोई पत्र अगर भेज रहे हैं, तो दूसरे को हम पता नहीं चलने देंगे, है ना, क्योंकि आपस में रिलेटेड नहीं है, जानकार नहीं है एक दूसरे के। तो हम जब भी मेल भेजेंगे तो उसका नाम वहां पर शो ना हो, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। तो जब भी हम मेल भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं, तो वहां पर हमको ये सुविधा मिलती है कि आप जिसको मेल भेज रहे हैं उनके नाम आपको दिखेंगे। अच्छा, आप उन लोगों को मेल भेज रहे हैं, है ना, और आप चाहते हैं कि उनके नाम अब किसी को ना दिखे, तब हम कौन से ऑप्शन का चुनाव करते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हमारे पास में वहां पर जो ऑप्शन मिलता है, सबसे पहले तो हमको टू मिलता है, टू में तो हम डाल देते हैं जिसको भेजना है उसको। फिर ये हमारे पास CC है, कार्बन कॉपी, मतलब और किसी को भी हमको उसकी प्रतिलिपि भेजना है तो इसमें डालते हैं। अब हम ऐसा भेजना चाहते हैं कि किसी को पता नहीं चले, प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर हम भेजना चाहते हैं कि किसी को पता भी नहीं चले और हम उसको भी भेज दें इनविटेशन, तब हम किसे भेजेंगे, हम भेजेंगे BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी का प्रयोग करके, और फिर हम भेजेंगे। ठीक है, तो याद रखना इसको। निम्नलिखित में से कौन अनचाहे मेल होते हैं, मतलब ऐसे मेल जो आपने चाहे नहीं गए हैं और फोर्सफुली आपको भेजे गए, है ना। नॉर्मली हम लोग को ईमेल पर आते रहते हैं कहीं से भी, या तो कोई सोशल मीडिया के आएंगे, है ना, या प्रमोशन के आएंगे, या फिर ऐसे ही कहीं पे आपने सब्सक्राइब ले लिया है तो वहाँ के मेल आपको लगातार आ रहे हैं। तो वैसे जितने भी मेल होते हैं, तो हमारे जो मेल ID होती है उसमें मेल कहा जाते हैं, तो सारे के सारे मेल कहा जाएंगे स्पैम, स्पैम में जाकर और वो सेव हो जाते हैं, ये याद रखना, है ना। बाकी यहाँ पे ट्रोजन क्या है, ये आपका वायरस है,
वॉर में क्या है, तो ये भी हमारे पास वायरस है ना। दोनों की अगर बात कर ले हम लोग, ये क्या है, ये बहुत तेजी से खुद को बढ़ाता है, मतलब खुद की कॉपी बनाने वाला वायरस ये है। ये कैसा है, ट्रोजन। ट्रोजन एक बहरूपीय टाइप का वायरस होता है, जो आपको ऐसे लगेगा कि आपके काम का ये प्रोग्राम है या फाइल है, आप उसको डाउनलोड कर लोगे, जैसी फाइल एग्जीक्यूट होगी वो पीछे की तरफ बैक एंड में आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करने वाला है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बहरूपीय वायरस से बोला जाता है। फ्लो चार्ट में प्रतीक, खालिस्तान प्रतीक कनेक्टर को दर्शाता है। जो फ्लो चार्ट हमारे पास में होता है उसमें, अच्छा फ्लो चार्ट क्या होता है, अच्छा फ्लो चार्ट के पहले आपको समझना होगा एल्गोरिथम क्या होता है। देखिए, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं, तो हमारे सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें होगी उसको हम कागज पर लिखते हैं कि पहले ये होना चाहिए, फिर ये, फिर ये, फिर ये। जो कागज पे हमने लिखा है मैन्युअली, ये कहलाता है एल्गोरिथम। अब उसी एल्गोरिथम को, मतलब जो हमने प्रोसेस हाथों लिखी है, उसी एल्गोरिथम को हम लोग अगर चित्रों के माध्यम से दर्शाना चाहे, तब वो क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट। और फ्लो चार्ट में हम लोग अलग अलग प्रकार की आकृतियां यूज करते हैं, है ना। वही हमसे पूछ रहा है कि फ्लो चार्ट में खालिस्तान प्रतीक कनेक्टर के रूप में, प्रयोग किया जाता है। अब कनेक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है हमको, जब हमारा जो प्रोग्राम होगा उसका फ्लो चार्ट हम बना रहे हैं, तो वो 2 पेज, मतलब 1 पेज से ज्यादा हो गया, 2 पेज 3 पेज में जा रहा है, तब हम लोग यूज करते हैं किसका, वहां पर हम करते हैं कनेक्टर का यूज। और कौन सा कनेक्टर है, तो सर्कल, है ना। इसको पहले पेज के लास्ट में और दूसरे पेज जो नया चालू हो रहा है उसके ऊपर की तरफ इसको दर्शाते हैं। इसको याद रखें। यहाँ पे अंडाकार है, इसका यूज हम करते हैं किसके लिए, इसका यूज करते हैं हम लोग टर्मिनल के लिए, ठीक। ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज है, इसका यूज हम लोग करते हैं प्रोसेस के लिए। और ये एरो का निशान है, ये हमारे पास 4 होते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, मतलब जिस तरफ हमारी प्रोसेस चल रही है, तो सिर्फ 4 एरो जो है उसका प्रयोग भी हम वहां पर करते हैं, इसको याद। एमएस एक्सेल में वीबीए आईडी खोलने का शॉर्टकट, है ना। वीबीए क्या होता है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, है ना। एमएस एक्सेल के निर्माण में वीबीए का प्रयोग किया गया है, आप इसको याद रखें। अब विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, इसका यूज हम लोग करते हैं, है ना। तो इसको ओपन करना है, उसकी हमको कोडिंग वगैरह देखना है, तो हम किसका यूज करेंगे, तो याद रखना कि आपको इसकी कोडिंग वगैरह देखनी है हमको, तो आप यूज करेंगे Alt+F11, है ना। एमएस एक्सेल ओपन करिए, Alt+F11 चलाएंगे तो आपको वीबीए की कोडिंग्स वगैरह जो है वो आपको देखने को मिल। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग में चिंता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग आजकल, जैसे कि मैंने बताया कि सारा डाटा हम इंटरनेट पर सेव करके रखते हैं, क्लाउड पर सुरक्षित रहता है, ऐसा बोलते हैं। वहाँ पे डाटा सेव करना आसान है, एक्सेस करना भी आसान है ना। तो कुछ हद तक हमको फ्री मिलता है, बाकी हमको उसके पैसे देने पड़ते हैं, तो वो हम वहाँ पर यूज करते हैं। तो आज के समय में जो क्लाउड कंप्यूटिंग में डाटा है, उसमें चिंता का क्या विषय है उसकी बात हो रही है ना। स्केलेबिलिटी, स्टोरेज, सिक्योरिटी, ऑल ऑफ दिस। हम तो ऑल ऑफ दिस नहीं है, स्केलेबिलिटी से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो होना चाहिए। स्टोरेज भी वहां पर होना चाहिए, कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। सिक्योरिटी वाला जो रीजन है, ये आजकल चिंता का विषय है, क्योंकि हमारा डाटा जो होता है, जैसे वहां अपलोड किया, उस पर हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है ना। वहां से हम एक्सेस तो कर सकते हैं, लेकिन वो कहाँ रहता है, उन्हीं के पास में रहता है ना। अब वो चाहे जो करे, ठीक है। तो ये चिंता का विषय जरूर रहता है। दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के सामूहिक शब्दों को क्या कहा जाता है, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो दुर्भावनापूर्ण, मतलब आपके कंप्यूटर को क्या करने वाला है, नुकसान पहुंचाने वाला है, तो सामूहिक रूप से हम उन्हें क्या कहेंगे, है ना। ऐसे सॉफ्टवेयर का समूह जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना जाता है, तो उसको सामूहिक या एक ग्रुप के रूप में हम क्या कहते हैं। स्पैम, ये तो हमको पता है, फोर्सफुल जो मेल आते हैं मेल पर। फिशिंग, फिशिंग हमारा ये क्या है, ये एक प्रकार का साइबर फ्रॉड है ना, जो लालच देकर फिर हमारी पर्सनल जानकारी हासिल। हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना। मेलवेयर जो है, तो मेलवेयर जो है ये है वो वाला ग्रुप जिसके अंदर सारे वायरसेस आते हैं, है ना। ऐसे प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हो, सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, मालवेयर के अंतर्गत आते हैं, आपको याद। क्रेडिट या डेबिट कार्ड में कार्ड की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए रिवर्स पर मुद्रित 3 अंकों की संख्या को क्या कहा जाता है ना। तो इससे तो बहुत सारे लोग परिचित होंगे, जो लोग परिचित नहीं हो याद रखना, ये केवल रिवर्स मतलब कि पीछे की तरफ, है ना। आपका जो क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड जो है, उसके पीछे की तरफ आपको 3 अंकों का नंबर मिलेगा, है ना। और वो जो 3 नंबर का अंक होता है, उससे हम बोलते हैं CVV, है ना। इसको डालकर और आपके अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है, उसको संभाल के रखिए।
है ना, ओटीपी जरूर लगेगी, है ना। पिन का यूज वहां पर नहीं होगा, पैन कार्ड नहीं लगेगा, ग्रिड नहीं, है ना। तो सीवीवी जो है वो याद रखना पीछे की तरफ होता है। मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहा जाता है ना, कि आप मोबाइल के द्वारा क्या कर रहे हैं, पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना। तो वो प्रोसेस जो होती है वो क्या कहलाती है ना। आईएफएससी, एटीएम, आईएफएस, है ना, और आईएमपीएस। तो मोबाइल के द्वारा जब भी हम अभी बहुत सारी एप्लीकेशन हम यूज करते हैं पैसे ट्रांसफर करने के लिए, है ना, तो वो क्यों करते हैं हम लोग, तो ताकि तेजी से हो सके, है ना। तो क्या आएगा, इमीडिएटली पेमेंट सर्विस, है ना। तो इमीडिएटली पेमेंट सर्विस जो है मोबाइल के द्वारा हम यूज करते हैं वही कहलाता है। तो इसको याद रखिएगा, ये आंसर हो। थोक विक्रेताओं को खुदरा विक्रेताओं को बेचने का एक उदाहरण है ना। थोक विक्रेता मतलब व्यापारी है और वो बेचना चाहता है किसको, खुदरा मतलब कि जो नॉर्मल हम लोग रहते हैं, हम लोग को सामान अगर बेचता है, तो ये वाला बिजनेस कौन सा कहता है ना। ई कॉमर्स बिजनेस। इसमें याद रखिएगा हमारे पास में B2B है, ये क्या होगा, व्यापारी से व्यापारी, है ना, बिजनेस टू बिजनेस, है ना। यहाँ पे C2B है, सी मतलब क्या है, कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस मतलब व्यापारी। यहाँ पे B2C है और C2C, ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो गया और ये बिजनेस टू कंज्यूमर, है ना। तो बिजनेस मतलब कौन है, ये थोक विक्रेता है, ये व्यापारी है, और खुदरा कौन से है, कंज्यूमर रहते हैं। तो B2C जो है ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पर एक व्यापारी से दूसरा व्यापारी है, यहाँ पे कंज्यूमर से क्या है, व्यापारी है, जैसे व्यापारी से कंज्यूमर है और ऐसे कंज्यूमर से कंज्यूमर है। तो इतने ही है, इसको याद कर लेना, एग्जाम में आते हैं। यूनिवेक और एनीएक कंप्यूटर उदाहरण है, हाँ उदाहरण है तो सही, इकाई के उदाहरण भी है ये बोल रहा है प्रथम पीढ़ी के हैं, द्वितीय पीढ़ी के हैं, तृतीय पीढ़ी के हैं या चतुर्थ पीढ़ी। तो एनीएक और यूनिवेक दोनों को याद रखना। एनीएक पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, यूनिवेक पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ठीक, कौन सी जनरेशन में इसको डेवलप किया गया है, ये प्रारंभिक दौर की बात है। तो प्रारंभिक दौर में क्या होने वाला है, पहली पीढ़ी ही इसका आंसर लगने वाला है ना। तो याद रखना दोनों, उसके फुल फॉर्म भी याद करना है, एनीएक और यूनिवेक। निम्न में से कौन एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है ना। एक ही समय की बात हो रही है और कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है, कौन कर सकता है, लैपटॉप सिंगल यूजर है ना, हाथ पे रख के चलाने वाला छोटा डिवाइस है, माइक्रो कंप्यूटर का एक ही व्यक्ति पर्सनल कंप्यूटर की श्रेणी में आता है, तो बहुत सारे लोगों को सपोर्ट नहीं करने वाला। पीसी ये तो खुद ही बोल रहा पर्सनल कंप्यूटर है, तो मल्टीपल लोगों को सपोर्ट नहीं करने वाला। माइक्रो कंप्यूटर, तो माइक्रो कंप्यूटर जो होता है, माइक्रो कंप्यूटर ग्रुप होगा, इसके अंदर हमारे पास में यही आते हैं, है ना। माइक्रो कंप्यूटर में कौन कौन से, डेस्कटॉप, लैपटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और पीडी, है ना, ये पांचों कंप्यूटर इसके अंदर ही आते हैं, तो ये नहीं होगा। मिनी कंप्यूटर है, तो मिनी कंप्यूटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। मिनी कंप्यूटर का प्रयोग जो छोटी कंपनियां होती है, छोटे स्तर, वो सर्वर के रूप में इसका प्रयोग करती है। बड़े स्तर पर कौन है, वो मेन फ्रेम, है ना। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि सर्वर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो मेन फ्रेम, है ना। उससे बोला छोटी कंपनियां, छोटे ऑफिस, देन आप लगा दो मिनी कंप्यूटर। ठीक, तो ये मिनी कंप्यूटर ही है जो बहुत सारे यूजर को सपोर्ट करेगा, काम करने के लिए दे देगा प्लेटफॉर्म। चलिए इसको मिलाना भी है, मैच द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर। अब इसमें से सॉफ्टवेयर पहचानना है हमको, है ना। पहला बोलता हमको सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कौन सा है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, स्पीकर हार्डवेयर, ये भी हार्डवेयर है, ये भी हार्डवेयर, सेकेंडरी मेमोरी ये भी हार्डवेयर है, सेट ऑफ प्रोग्राम, है ना, प्रोग्राम क्या है, ये सॉफ्टवेयर है। तो पहले का क्या आएगा आपका डी, पहले का डी आ गया। फिर हमारे पास में इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस कौन से, ये लाइट पेन है, हालांकि स्पीकर, हाँ लाइट पेन ही क्या है हमारे पास में, इनपुट डिवाइस है। तो दूसरे का क्या आ गया आपके पास में, दूसरे का आएगा भी आपके पास ए। फिर तीसरा आउटपुट डिवाइस, तो ये स्पीकर हमको दिख ही रहा है, तो तीसरे का क्या आएगा आपके पास में, बी, है ना। फिर हमारे पास में है एसएसडी, है ना। तो एसएसडी क्या है हमारे पास में, एसएसडी हमारे पास में हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर रही है ना। और हार्ड डिस्क क्या हमारे पास, सेकेंडरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज में हमारे पास में कौन कौन सी है, हार्ड डिस्क है, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, है ना, और मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी, ये सब सेकेंडरी हमारे पास में। तो ये क्या आएगा, सेकेंडरी। तो ये चौथे का क्या आएगा, सी, चौथे का सी, है ना। तो पहले का डी, पहले का डी, पहले का डी दो जगह है, दूसरे का ए, दूसरे का ए यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, है ना। दूसरे का सी बोल रहा था, गलत हो गया।
है ना, तीसरे का बी यहाँ पर है, चौथे का सी भी यहाँ पर है। तो ये वाला आंसर कैसा हो गया इसका, ये सही। इनमें से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई मतलब सीपीयू का संघटक है, मतलब सीपीयू का इसमें से कौन सा एक भाग है ना। सीपीयू में क्या क्या चीजें होती है, तो सीपीयू में हमको पता है क्या है कि एक हमारे पास में होता है ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। फिर हमारे पास में क्या होता है, तो यहाँ पर हमारे पास में होता है कैश मेमोरी होता है, और एक हमारे पास में यहाँ पर होता है CU कंट्रोल यूनिट। इतनी चीजें होती है। अब कैश मेमोरी की बात करें तो कैश मेमोरी मिलकर बनी होती है, किससे, रजिस्टर से, है ना। और रजिस्टर कैसे होते हैं, तो ये सेमी कंडक्टर आधारित हमारे पास में क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं। अब चलो मिला लेते हैं। हार्ड डिस्क नहीं आएगा, कीबोर्ड भी नहीं आएगा, रजिस्टर आ जाएगा, यहाँ पर रजिस्टर हमारे पास में, रैम नहीं आएगा, है ना। तो हमारे पास में क्या आ गया, रजिस्टर इसका आंसर आ गया। तो अगर हम मेमोरी के अनुक्रम की बात करें कि कौन सी मेमोरी सबसे ऊपर होती है, तो रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर से मिलकर कैश मेमोरी बनती है ना। अब हम बात करते हैं सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, सबसे तेज मेमोरी हम लोग बोलते हैं कि कैश मेमोरी है ना। तो बिल्कुल कैश मेमोरी सबसे तेज है, लेकिन कब, जब ऑप्शन में रजिस्टर नहीं है। अगर ऑप्शन में रजिस्टर और कैश मेमोरी दोनों दिया है और आपसे पूछे कि इसमें से कौन सा सबसे तेज है, तो रजिस्टर ही उसका आंसर होने वाला है, या फिर दोनों को लगा दो, है ना, अगर दोनों का ऑप्शन है तो याद रखना सबसे तेज कौन सी है, सबसे तेज मेमोरी होती है रजिस्टर। तो आप रजिस्टर को ही लगाओ दोनों ऑप्शन में रहने के बाद भी, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर से मिलकर ही किसका निर्माण होने वाला है, कैश मेमोरी का निर्माण होने वाला है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, तो ये हो गया हमारी आज की क्लास, है ना। क्लास डेली आने की कोशिश कर रहे हैं, एक गैप हो गया था, पर अब कोशिश करेंगे डेली ही क्लास आए एग्जाम तक के, ताकि हम आपकी तैयारी भी अच्छे से करा पाए, है ना। आप लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, है ना। लाइक शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम उतने ज्यादा वीडियो लाने का भी प्रयास करते हैं, है ना। तो आप लोग बिल्कुल लाइक शेयर करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी थोड़ा थोड़ा इससे फायदा ले सकें। ठीक, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप करिए तैयारी, तब तक के लिए जय हिंद।